जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम हिंदी गद्य साहित्य संबंधी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें आलोचना विधा आज से प्रारंभ करने वाले हैं। इससे पूर्व हमने निबंध जो विधा है हिंदी की उससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखा था। तो आप पहले प्रीवियस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो को देखें। देखिए, निम्नलिखित समीक्षकों में से एक मार्क्सवादी समीक्षक है। तो ये जो है निम्नलिखित समीक्षक अगर देखें तो निम्नलिखित समीक्षकों में से एक मार्क्सवादी समीक्षक है, वो कौन है? तो यहाँ पे जो रामविलास शर्मा जी हैं, रामविलास शर्मा जी मार्क्सवादी समीक्षक हैं। अब रामविलास शर्मा की बात करें तो एक मार्क्सवादी समीक्षक है। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ जो रामविलास शर्मा जी ने समीक्षा की है प्रेमचंद जी पे 1941 में, प्रेमचंद जी पे, भारतेंदु युग 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद और उनका युग 1952, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी आलोचना 1955। तो रामविलास शर्मा जी ने देखिए प्रेमचंद जी पे लिखा है, 1941 में समीक्षा की है। प्रेमचंद जी और उनका युग 1952 नाम से किया है। भारतेंदु जी पे समीक्षा की है तो भारतेंदु युग 1943, निराला पे किया है 46 में, प्रगति और परंपरा 1949, सही साहित्य और संस्कृति 1949, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उनकी भी हिंदी आलोचना 1955। तो समीक्षक थे तो इन्होंने भारतेंदु जी पे, प्रेमचंद जी पे, शुक्ल जी पे, निराला पे, इन सभी पे समीक्षा की है। निम्नलिखित में से नंद दुलारे बाजपेयी के संबंध में सही कथन बताना है। नंद दुलारे बाजपेयी के बारे में कि जो नंद दुलारे बाजपेयी जी थे वो प्रसाद पंत और निराला को छायावाद की बृहत्त्रयी मानते थे। नंद दुलारे बाजपेयी ने शुक्ल की लोक मंगल परक आलोचना दृष्टि का समर्थन किया है। नंद दुलारे बाजपेयी छायावादी और स्वच्छंदतावादी आलोचक थे। नंद दुलारे बाजपेयी छायावाद के रागात्मक प्रभाव से अप्रभावित थे। तो यहाँ पे हमें बताना है, तो नंद दुलारे बाजपेयी के संबंध में सही कथन कौन सा है? 1 और 3। 1 और 3 में अगर देखें तो ये छायावादी अथवा स्वच्छंदतावादी आलोचक थे और बृहत्त्रयी में ये प्रसाद पंत निराला को मानते थे नंद दुलारे। लेकिन ये लोक मंगल परक आलोचना दृष्टि का समर्थन करते हो या रागात्मक प्रभाव से अप्रभावित हो, ये सही नहीं है। नंद दुलारे बाजपेयी जो है ये प्रसाद पंत तथा निराला के बृहत्त्रयी को प्रतिष्ठित किए हैं। नंद दुलारे बाजपेयी छायावादी अथवा स्वच्छंदवादी हैं, लेकिन अगर ये कहें उनसे कि वो रागात्मक प्रभाव से अप्रभावित हैं तो ये बात सही नहीं है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वागजाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता और परमुखपेक्षिता से नहीं बचा पाए, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त ना बना पाए, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील ना बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। ये कथन किसका है? ये देखिए कितनी अच्छी बात है कि साहित्य का मतलब क्या होता है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वागजाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता और परमुखपेक्षिता से नहीं बचा पाए, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त ना बना पाए। तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट जो देने का काम किया गया है वो किसके द्वारा है? तो यहाँ पे देखिए ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये कहते हैं कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। ये कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब ये निश्चित हो जाता है कि जनता की चित्तवृत्ति के साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। और रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार कवि के कार्यों को विकास क्रिया में न्यायोचित दिखाना ही, रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं जो कवि के कार्य हैं, कवि के कार्यों को विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना ही इतिहास है। उपनिवेश में स्त्री की लेखिका कौन है? उपनिवेश में स्त्री, तो यहाँ पे देखिए ये प्रभा खेतान जी का है। उपनिवेश में स्त्री एवं अल्बेयर कामू। उपनिवेश में स्त्री प्रभा खेतान जी का, इनकी एक रचना छिन्नमस्ता भी है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रचना है, बहुत ही अच्छी रचना है। तो यहाँ पे देखिए जो उपनिवेश में स्त्री एवं अल्बेयर कामू वो पहला आदमी प्रभा खेतान की आलोचनात्मक कृति है। उपनिवेश में स्त्री एवं अल्बेयर कामू व पहला आदमी खेतान जी की आलोचनात्मक कृति है। औरत के लिए औरत एक रचना है, औरत के लिए औरत, ये नासिरा शर्मा जी का है। और सती का समय, स्त्रीत्ववादी विमर्श समाज और साहित्य क्षमा शर्मा की। और खांटी घरेलू औरत, ये ममता कालिया जी का। तो स्त्री प्रधान जो रचनाएं होने लगी थी उसमें उपनिवेश में स्त्री अल्बेयर कामू व पहला आदमी प्रभा खेतान, औरत के लिए औरत नासिरा शर्मा जी का हो गया। सती का समय स्त्रीत्ववादी विमर्श समाज और साहित्य क्षमा शर्मा का। और खांटी घरेलू औरत ममता कालिया जी का।
निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा जी। निराला की जो साहित्य साधना 3 भाग 1969, 72 और 76। निराला की साहित्य साधना 3 भाग जो है 1969, 72 और 76, इसके लेखक है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा द्वारा रचित अन्य आलोचनात्मक कृति महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 77, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978, हिंदी जाति का साहित्य 1986, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001। तो निराला की जो साहित्य साधना है वो 3 भाग में 69, 72, 76। रामविलास शर्मा द्वारा रचित अन्य आलोचनात्मक कृतियाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 77, नई कविता और अस्तित्ववाद 78, हिंदी जात का साहित्य 86, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001। महिला रचनाकार की कृतियां अपनी संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन का शिकार है। उक्त कथन किसका है? तो ये है ममता कालिया जी का। महिला रचनाकार की कृतियां अपनी संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होती हैं और होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन के शिकार हैं। ये कथन ममता कालिया जी ने कहा था। इनके द्वारा रचित कहानी संग्रह है छुटकारा, एक अदत औरत, उसका यौवन, सीट नंबर 6, जांच अभी जारी है, प्रतिदिन मखौटा, नई सदी की पहचान आदि। साहित्य लोचन के लेखक कौन है? साहित्य लोचन, और ये देखिए कई बार आया हुआ है यूपीपीएससी, जीडीसी, एमपी असिस्टेंट में, हायर एजुकेशन में। साहित्य लोचन जो है ये किसकी पुस्तक है? तो साहित्य लोचन के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। साहित्य लोचन के लेखक श्याम सुंदर दास जी हैं। इनके रचित अन्य आलोचनात्मक रचनाएं भाषा विज्ञान 1923, हिंदी भाषा का विकास 24, हिंदी भाषा और साहित्य 1930, रूपक रहस्य 31, भाषा रहस्य 35। निर्मला जैन जो है, तो निर्मला जैन की कृति है कथा समूह में 3 हमसफर में 3 हमसफर। तो निर्मला जैन की कृति है कथा समय में 3 हमसफर में 3 हमसफर। ये जो है 3 हमसफर की बात करने वाली जो निर्मला जैन है, इनकी कृति जो कथा समय में 3 हमसफर में 3 हमसफर, इसमें कृष्णा सोबती, मनु भंडारी, उषा प्रियंवदा है। कृष्णा सोबती, मनु भंडारी, उषा प्रियंवदा है। निर्मला जैन की अन्य आलोचनात्मक कृतियों में आधुनिक हिंदी काव्य में रूप विधाएं, रस, सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, हिंदी आलोचना की 20वीं सदी। मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला? तो ये जो हिंदी नवरत्न है, तो मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? तो मलिक मोहम्मद जायसी को। मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न, मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में मलिक मोहम्मद जायसी को स्थान नहीं मिला है। मलिक मोहम्मद जायसी को जो है हिंदी नवरत्न में स्थान नहीं मिला है। सन 1910 में मिश्र बंधुओं ने प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न की रचना की। यानी 1910 में मिश्र बंधुओं ने प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न की रचना की थी। हिंदी नवरत्न में निम्नलिखित कवियों को स्थान दिया गया: गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, महाकवि देवदत्त देव, बिहारी लाल त्रिपाठी, बंधुभूषण, मतिराम, महाकवि केशवदास, कबीरदास, महाकवि चंद्रबरदाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधु ने सर्वप्रथम देव बड़े की बिहारी विवाद को प्रारंभ किया। इन्होंने देव को श्रेष्ठ बताते हुए तुलसी और सूर के समकक्ष माना। कामायनी एक पुनर्विचार कृति का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो 1961 में हुआ। कामायनी जो है, कामायनी एक पुनर्विचार कृति का प्रकाशन 1961 में हुआ। कामायनी एक पुनर्विचार कृति का प्रकाशन 1961 में हुआ। कामायनी एक पुनर्विचार आलोचनात्मक कृति के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां निम्न है: नई कविता का आत्मसंघर्ष, अन्य निबंध 1964 तथा नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्य की डायरी, कला का तीसरा क्षण, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी मुक्तिबोध की प्रमुख रचनाएं हैं। मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किसने किया है? तो ये नेमीचंद जैन ने किया है। मुक्तिबोध रचनावली का संपादन जो है नेमीचंद जैन ने किया है। नेमीचंद जैन प्रमुख प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचक। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियों में अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन, बदलते परिप्रेक्ष्य, जनतांत्रिक भारतीय नाट्य परंपरा, रंग परंपरा, रंगकर्मी की भाषा, तीसरा पाठ। मुक्तिबोध को गहन अनुभूति एवं तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। मुक्तिबोध ने अपनी कविताओं में फैंटेसी का सृजनात्मक प्रयोग किया है। मुक्तिबोध की चर्चित कविता अंधेरे में एक लंबी कविता है। निम्नलिखित में से सौष्ठववादी आलोचक किसको कहा जाता है? तो सौष्ठववादी आलोचक किसे कहा जाता है? ये नंदुलारे वाजपेयी जी को। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी, स्वच्छंदवादी एवं समन्वयशील
आलोचक कहा जाता है। नंदुलारी बाजपेयी ने सबसे पहले छायावाद को मानवीय एवं सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया। नंदुलारी बाजपेयी की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियों की बात करें तो उसमें है हिंदी साहित्य 20वीं शती 1942, जयशंकर प्रसाद 40, आधुनिक साहित्य 50, महाकवि सूरदास 1952, नई कविता 73, रस सिद्धांत 77, साहित्य का आधुनिक युग 78, आधुनिक साहित्य सृजन 78। हिंदी में एकेडमिक आलोचना अध्यापकीय आलोचना का सूत्रपात श्याम सुंदर दास ने किया। साहित्यालोचन हिंदी भाषा का विकास, भाषा रहस्य इनके आलोचनात्मक ग्रंथ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी के पहला लोकवादी आचार्य माना जाता है। बाबू गुलाब राय शुक्लयुग के महत्वपूर्ण शास्त्रीय आलोचक हैं। नई कविता के प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान, नए साहित्य, नया प्रश्न, नए साहित्य का सौंदर्य। यहाँ पे हमें कृति और कृतिकार को मिलाना है। तो यहाँ पे देखिए जो ये रचना है कविता के नए प्रतिमान, ये लक्ष्मीकांत जी का है। नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत का है। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह का। नया साहित्य, नए प्रश्न नंदुलारे का है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र गजानन माधव मुक्तिबोध का है। तो नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत, कविता के नए प्रतिमान नामवर, नया साहित्य, नए प्रश्न नंदुलारे, नए साहित्य का सौंदर्य गजानन माधव मुक्तिबोध। रंग दर्शन के रचनाकार कौन है? रंग दर्शन, तो यहाँ पे देखिए रंग दर्शन के जो रचनाकार हैं नेमीचंद जैन है। रंग दर्शन के रचनाकार नेमीचंद जैन है। इनका जन्म 1919 से निधन 2005 में। नेमीचंद जैन की प्रमुख कृतियाँ रंग दर्शन, अधूरे साक्षात्कार, बदलते परिप्रेक्ष्य, रंग परंपरा, दृश्य अदृश्य, भारतीय नाट्य परंपरा। मोहन राकेश की प्रमुख कृतियाँ कौन सी हैं? तो अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, आधे अधूरे परिवेश। लक्ष्मी नारायण लाल जी का है सूर्यमुख 1968 में, अंधा कुआं 1955, मादा कैक्टस 59, सुंदर रस 60। जयदेव तनेजा की है रंग कर्म और मीडिया, आधुनिक भारतीय रंग परिदृश्य। असंगत विकल्प को चुनना है। तो यहाँ पे देव और बिहारी पदम सिंह शर्मा, बिहारी और देव, तो एक लिखा गया है देव और बिहारी, एक है बिहारी और देव। कविवर बिहारी, बिहारी की वाग विभूति। तो यहाँ पे जो देव और बिहारी है, देव और बिहारी पद्म सिंह शर्मा जो है रचनाकार, ये जो है गलत है। पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन नामक ग्रंथ लिखा है। पद्म सिंह शर्मा ने जो है बिहारी सतसई तुलनात्मक नामक ग्रंथ लिखा है। देव और बिहारी नामक पुस्तक पंडित कृष्ण बिहारी ने लिखा है। तो देव कौन है? कृष्ण जी देव होते हैं, तो देव यानी कृष्ण, तो कृष्ण बिहारी ने देव और बिहारी लिखा है। यह रचना देव और बिहारी में कौन अधिक श्रेष्ठ है इस विवाद के संबंध में लिखा गया है। बिहारी की जो वाग विभूति ये विश्वनाथ ने लिखा है। बिहारी की वाग विभूति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रत्नाकर जी के द्वारा संपादित बिहारी रत्नाकर नामक टीका और कविवर बिहारी नामक आलोचनात्मक विवेचन विशेष रूप से अवलोकनीय और प्रामाणिक है। प्रेमचंद जी को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? तो प्रेमचंद जी के बाद देखिए तो कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार जो है किसने माना है? तो रामविलास शर्मा ने माना है प्रेमचंद को, कि कबीर के बाद अगर देखें तो समाज पे सबसे बड़ा व्यंग्य कसने वाले कौन है? तो प्रेमचंद जी हैं। ये किसने माना है? रामविलास शर्मा ने। रामविलास शर्मा की रचनाओं में आलोचनात्मक कृतियों में है प्रेमचंद और उनका युग, भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए इन्होंने प्रेम पे प्रेमचंद और उनके युग पे, फिर भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र, निराला की साहित्य साधना 3 भाग में रामविलास शर्मा का है 1969, 72 और 76 में। निराला की साहित्य साधना 2 भी उन्होंने लाया तो 1972 में, निराला की साहित्य साधना 76 में। नई कविता और अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, प्रगतिशील साहित्य। हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक कौन है? हिंदी के मार्क्सवादी में नामवर सिंह भी आते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक। इनकी आलोचनाएं देखें तो हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, हिंदी के विकास में देखें तो जो अपभ्रंश का योगदान है 1952 में, छायावाद 1955, इतिहास और आलोचना 57, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ 1962, कहानी त्रयी कहानी 1965। डॉक्टर नगेंद्र को तथा रामचंद्र शुक्ल को रसवादी आलोचक माना जाता है। तो डॉक्टर नगेंद्र हो, रामचंद्र शुक्ल हो, उनको रसवादी आलोचक माना जाता है ये। और डॉक्टर नगेंद्र की आलोचना में भारतीय और पाश्चात्य का समन्वय मिलता है। नल दुलारे बाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदवादी एवं सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी है। ये कथन किसके प्रति कहा गया है?
ये चंद्र शर्मा गुलेरी के बारे में कहा गया है कि प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी है। ये जो कहा गया है वो किसके द्वारा? चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा। उक्त कथन चंद्र शर्मा गुलेरी के विषय में शुक्ल का है। शुक्ल जी का प्रमुख ग्रंथ देखें तो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 है। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन है। ये कथन किस आलोचक का है? ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन है। ये जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा कहा गया था। और उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रति बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में लिखा है। क्रांतिकारी कवि, निराला साहित्य का समाजशास्त्र आलोचना, कई चेहरों के बाद कहानी संग्रह, लहरें और कागार, पांचाली, कुंती उपन्यास, ये बच्चन सिंह की प्रमुख रचनाएं हैं। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। ये कथन किसका है? कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है बच्चन सिंह का है कि कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। ये बच्चन सिंह ने कहा है। गोस्वामी तुलसीदास और कबीर के संदर्भ में शुक्ल जी गोस्वामी के प्रादुर्भाव के हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। बच्चन सिंह कबीर को सौंदर्य बोध, अपारंपरिक और यथार्थवादी अतः उनके लिए पृथक सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना पड़ेगा। श्याम सुंदर दास रहस्यवादी कवियों में कबीर का आसन सबसे ऊंचा है। शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं में है। हजारी प्रसाद आज तक हिंदी में ऐसा जबरदस्त व्यंग्य लेखक नहीं हुआ है। आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है। ये जो कथन है उपयुक्त कथन डॉक्टर नामवर सिंह जी का है। उपयुक्त कथन डॉक्टर नामवर सिंह जी का है। अंधेरे में एक लंबी कविता, विभिन्न आलोचकों ने इसे विभिन्न दृष्टि से देखा है। रामविलास शर्मा ने इसे अपराध भावना का अनुसंधान कहा है तथा आरक्षित जीवन की कविता भी कहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अंधेरे में के लंबे खंडों में कवि की समस्या, समाज के उत्थान पतन और आंदोलन के बीच अपनी रचना के प्रेरक तत्वों का अभिज्ञान रचना कैसे बाहर से अंदर आती है और फिर कैसे बाहर से दूर दूर तक परिव्याप्त हो जाती है। इंद्रनाथ मदान ने इसे आत्म संशोधन का मूल्यांकन कहा है। आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीतिकाल से भी कुछ बढ़ी चढ़ी है। ये कथन किसका है? तो ये बाबू गुलाब राय का कथन है। हिंदी निबंध साहित्य की वर्तमान स्थिति को लक्ष्य करते हुए बाबू गुलाब राय ने लिखा है कि उपयुक्त कथन को कहा कि जबकि नंद किशोर नवल मुक्तिबोध मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है तथा मलयज मूलतः कवि, इनके आलोचनात्मक निबंधों के दो संग्रह है, कविता से साक्षात्कार 1979 एवं संवाद और एकालाप 1984। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं? निराला जी में बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा है। निराला जी में जो है ये बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा है। प्रसाद और पंत की तरह निराला में लाक्षणिक वैलक्षण की प्रवृत्ति है। निराला जी को सामाजिक बंधन पसंद थे। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव दिखता है। तो यहाँ पे देखिए जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनके बारे में शुक्ल कहते हैं निराला में जो है बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा है। निराला पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निराला में लाक्षणिक वैलक्षण लाने की प्रवृत्ति उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। साथ ही उनका कहना ये भी, जिस प्रकार निराला को छंद के बंधन अरुचिकर लगते हैं उसी प्रकार सामाजिक बंधन भी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार देखें तो निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? भारत की भाषा समस्या, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज, प्रेमचंद और उनका युग, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास संरचना। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमें इनका सही क्रम लगाना है। भारत की भाषा समस्या, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज, प्रेमचंद और उनका युग, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। तो यहाँ पे देखिए जो प्रेमचंद जी और उनका युग है 1952, भारत की भाषा की समस्या 1978, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास की परंपरा 1985, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज 1986। तो यहाँ पे प्रेमचंद और उनका युग 1952, भारत की भाषा की समस्या 78, भारतेंदु युग हिंदी भाषा 1985, मार्क्स और पिछड़े हुए 1986। और ये जितनी भी रचनाएं हैं
प्रेमचंद, उनका युग, भारत की भाषा की समस्या, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज, इन सभी रचनाओं के लेखक एक ही हैं और वो लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन को उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। ये कथन किसका है? नगेंद्र का, विलोचन शर्मा का, बालकृष्ण भट्ट का, रामचंद्र शुक्ल का। तो कह रहे हैं कि किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव होगा, हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी उतनी ही बढ़ी हुई हमारी क्या होगी? सौंदर्य होगी। ये जो कथन कहा गया है ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं और इनकी प्रसिद्ध रचना हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें ये कहते हैं कि किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति होगी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? मध्यकालीन बोध का स्वरूप हिंदी साहित्य का आदिकाल, कबीर हिंदी साहित्य की भूमिका। तो यहाँ पे अगर हम क्रमशः लगाएं तो हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1941, हिंदी साहित्य की भूमिका 40, कबीर 41, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 70। तो हिंदी साहित्य की जो भूमिका है वो 40 में, कबीर 41 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 52 में, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 70। प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही तथ्य कौन है? प्रभाववादी आलोचना में अवचेतन मन का महत्व होता है। जो प्रभाववादी आलोचना होता है उसके संबंध में सही तथ्य कौन सा है? प्रभाववादी आलोचना में अवचेतन मन का महत्व होता है। पद्म सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है। आलोचक स्वयं एक प्रकार की रचना करने लगता है। सहृदय आलोचक काव्य कृति को बढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। देखिए जो प्रभाववादी आलोचना उसमें अवचेतन मन का महत्व, पद्म सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी, आलोचक स्वयं एक प्रकार की रचना करने लगता है। सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। तो यहाँ पे बात करें जो पद्म सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है। पद्म सिंह शर्मा की जो आलोचना पद्धति वो प्रभाववादी आलोचना है तथा सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर, जो अच्छा हृदय का आलोचक होता है वो काव्य कृति को पढ़ता है, पढ़कर ग्रहण करता है। ये तथ्य प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही है। प्रभाववादी या आत्म प्रधान आलोचना के मुख्य तथ्य हैं भावुकता का महत्व देना, विषय वस्तु की अपेक्षा भाव की प्रधानता। प्रभाववादी समीक्षक एक प्रकार का साहित्यिक सत्य असत्य विवेक बुद्धि में विश्वास रख अपनी रुचि को अंतिम प्रमाण मानता है। पद्म सिंह शर्मा तथा शांति प्रिय द्विवेदी हिंदी के प्रमुख प्रभाववादी समीक्षक के तौर पर जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतेंदुकालीन आलोचक नहीं कहा जा सकता? तो किसे नहीं कह सकते? श्याम सुंदर दास को। श्याम सुंदर दास का संबंध द्विवेदी युग से है। श्याम सुंदर दास का संबंध द्विवेदी युग से है, अतः इन्हें भारतेंदुकालीन आलोचक नहीं कह सकते। हिंदी में आलोचना का सूत्रपात किसने किया? बाबू श्याम सुंदर दास ने किया है। साहित्यालोचन 1922, भाषा विज्ञान 23, हिंदी भाषा का विकास 24 इनके महत्वपूर्ण। तो श्याम सुंदर दास ने जो है ये आलोचना का जो सूत्रपात किया है और साहित्यालोचन इनका 1922 में बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। बाकी भाषा विज्ञान पे भी 23 में लिखा, 24 में हिंदी भाषा के विकास पे भी लिखा। किसने? बाबू श्याम सुंदर दास ने। और ये द्विवेदी युग से हैं, तो आप इनको भारतेंदुकालीन आलोचक नहीं कह सकते हैं। किस रचनाकार की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है जिसमें भाषा के दो रूप, एक प्रांजल व्यवहारिक भाषा तथा एक संस्कृतनिष्ठ शास्त्रीय भाषा, दोनों ही मिलता है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है जिसमें भाषा के दोनों ही रूप आपको, एक व्यवहारिक भाषा भी देखने को मिलेगा, एक संस्कृतनिष्ठ शास्त्रीय भाषा भी देखने को मिलेगा। मुक्तिबोध की प्रतिबंधित पुस्तक का क्या नाम था? मुक्तिबोध जी द्वारा कौन सा पुस्तक जो था प्रतिबंधित था? तो भारत इतिहास और संस्कृति। मुक्तिबोध की प्रतिबंधित पुस्तक का नाम था भारत इतिहास और संस्कृति। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, कामायनी एक पुनर्विचार। अब देखिए ये जितने भी मुक्तिबोध के प्रसिद्ध रचनाओं में, तो इनके कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध का बहुत ही ज़्यादा आलोचनात्मक कृति में प्रसिद्धि प्राप्त रचना है। कामायनी एक पुनर्विचार एक साहित्य की डायरी भी इनकी आलोचनात्मक कृति है। नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। तो नए साहित्य का सौंदर्य, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, एक साहित्य की डायरी।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना किसने लिखा है? यहाँ पे है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, ये किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, ये रामविलास शर्मा जी की आलोचनात्मक कृति है। और इनकी कुछ अन्य कृतियों की बात करें तो प्रेमचंद 1941, प्रगतिशील साहित्य की समस्या 54, निराला की साहित्य साधना 1 1969। रामविलास शर्मा जी ने ही 41 में प्रेमचंद लिखा, प्रगतिशील साहित्य की समस्या 54 में, निराला की साहित्य साधना जीवनी 1969 में, निराला की साहित्य साधना 2 आलोचना 1972 में, निराला की साहित्य साधना 3 पत्राचार संग्रह बृहद भूमिका 76, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977 में। किस रचनाकार ने अपना प्रथम आलोचनात्मक लेख निराला जी की कविता लिखा जो चर्चित पत्रिका चांद में छपा था? कौन से ऐसे रचनाकार थे जो अपनी पहली जो आलोचनात्मक लेख थी वो निराला जी की कविता लिखा, निराला जी की कविता नाम से आलोचनात्मक लेख लिखा और छपा भी तो वो चांद में छपा था? ये डॉक्टर रामविलास शर्मा जी थे, जो चर्चित पत्रिका चांद में इनका निराला जी का लेख कविता छपा था। रामविलास शर्मा की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियों की बात करें तो इन्होंने प्रेमचंद 1941 में पहली विधा, फिर भारतेंदु युग पे 43 में, 49 में निराला पे प्रगति और परंपरा, 49 साहित्य और संस्कृति पे 49, प्रेमचंद और उनका युग 1952, प्रगतिशील साहित्य की समस्या 54, निराला की साहित्य साधना 3 भाग में इन्होंने निराला की साहित्य साधना पे लिखा था तो 1969 में, 72 में, 76 में, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978, भारतीय सौंदर्यबोध और तुलसीदास 2001। डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना भी कहा जाता है। ये जो रामविलास शर्मा जी की आलोचना है, ध्वंसात्मक आलोचना। रामविलास शर्मा एक मार्क्सवादी आलोचक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा एक ऐसे आलोचक के रूप में आए। ये रामविलास शर्मा मार्क्सवादी थे, आचार्य शुक्ल के बाद एक रामविलास शर्मा ऐसे आलोचक के रूप में स्थापित हुए जो भाषा, साहित्य और समाज को एक साथ रखकर मूल्यांकन करते हैं। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं, ये रचना जो है किसकी है? तो ये रामविलास शर्मा जी का है। भारतीय साहित्य के इतिहास की जो समस्या है 1986 में रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति है। रामविलास शर्मा प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक हैं। इनकी अन्य आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना, प्रगति और परंपरा 1949, प्रगतिशील साहित्य की समस्या 1954, आस्था और सौंदर्य 1961, परंपरा का मूल्यांकन 81 इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। तो जो ज्ञान राशि के संचित कोश है उसी का नाम जो है साहित्य है। ये किसका कथन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। साहित्य की महत्ता निबंध में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य है। सब तरह के भावों को प्रकट करने की योग्यता रखने वाली और निर्दोष होने पर भी यदि कोई भाषा अपना निज का साहित्य नहीं रखती तो वह रूपवती भिखारिन की तरह कदाप भी आदरणीय नहीं हो सकती। भारतेंदु के संबंध में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा, कविता में उनका संस्कार, गद्य में उनका विचार। शुक्ल निबंध के विषय में लिखते हैं, यदि गद्य कवियां लेखों की असरती तो निबंध गद्य की है। देव और बिहारी किसकी पुस्तक है? तो इससे पहले भी हमने देखा कि देव और बिहारी जो है ये कृष्ण बिहारी का है। कृष्ण यानी कृष्ण भगवान देव थे और बिहारी तो है ही, तो देव बिहारी, कृष्ण बिहारी। देव और बिहारी पुस्तक कृष्ण बिहारी की है। इस पुस्तक में देव को बिहारी से बड़ा माना गया है। लाला भगवान दिन ने बिहारी और देव लिखा। तो देखिए, लाला भगवान दिन ने बिहारी और देव लिखा और देव बिहारी जो कृष्ण बिहारी हैं उन्होंने देव और बिहारी लिखा, और लाला भगवान दिन ने बिहारी और देव नाम से आलोचनात्मक लिखा था, जिसमें इन्होंने बिहारी को देव से बड़ा माना था। इनमें से किस लेखक को आलोचना के क्षेत्र में सम्राट माना जाता है? तो वो शुक्ल जी हैं। आलोचना की बात करें तो आलोचना के क्षेत्र में जो विकास भारतेंदु युग से ही शुरू हो गया था, परंतु जो विशुद्ध आलोचना की शुरुआत शुक्ल युग से मानी जाती है। गुण दोष के कथन से आगे बढ़कर कवियों की विशेषताओं और अंतः प्रवृत्तियों को छानबीन कर ध्यान रखकर सबसे पहले शुक्ल जी ने दिया। नलिन विलोचन शर्मा लिखते हैं कि शुक्ल जी से बड़ा, किसने? नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा कि शुक्ल जी से बड़ा समीक्षक संभवतः उस युग में किसी भी भारतीय भाषा में था ही नहीं, ऐसा नलिन जी का कहना है। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिर को आध्यात्मिक कहना है। ये किसने कहा था? तो ये बच्चन सिंह ने कहा था कि जो विद्यापति की हम कविताएं पढ़ते हैं वो बेसिकली जो है श्रृंगारिक है, और अगर आप उसे आध्यात्मिक कहते हो तो जैसे खजुराहो का मंदिर है उसे भी आध्यात्मिक कहो,
तो पंक्तियों के लेखक बच्चन सिंह हैं। इन्होंने विद्यापति को जातीय कवि कहा बच्चन ने। इनके द्वारा लिखित प्रमुख जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास तथा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम जो है वो रामानंद के राम से अलग हो गए थे। तो देखिए दर्शन जो था इसमें काफ़ी अलगाव आ गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर को जो राम नाम वो उनके गुरु रामानंद ने दिया, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद वाले राम नहीं थे। ये कथन शुक्ल जी का है। शुक्ल ने कबीरदास की भाषा को सतुकड़ी, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाड़ी का डिक्टेटर कहा था। छायावाद पुस्तक जो है, छायावाद पुस्तक, इसके लेखक कौन है? तो नामवर सिंह है। छायावाद पुस्तक 1955 में लिखा गया एक आलोचनात्मक पुस्तक है। उसके लेखक नामवर सिंह है। इनके द्वारा लिखित अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान 1952, इतिहास और आलोचना 1957, कहानी नई कहानी 65, कविता के नए प्रतिमान 1968, दूसरी परंपरा की खोज 82, वाद विवाद संवाद 1989, आलोचना के मुख से 2005। डॉक्टर नगेन ने छायावाद के संबंध में कहा, छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है तो दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। नई समीक्षा के केंद्र में कौन है? तो नई समीक्षा के केंद्र में कौन है? कृति है। नई समीक्षा के केंद्र में कृति है। नई समीक्षा आधुनिक भावबोध से संपृक्त होती है। नई समीक्षा आज के परिवेश में व्याप्त जो विसंगति, तनाव, असहायता, निरुद्देशता, एकाकीपन, अजनबीपन आदि का साक्षात्कार करते हुए एवं अस्मिता के संकट को झेलते हुए एक सीमा तक अनुभूति की प्रामाणिकता और व्यक्तित्व की खोज की अद्वितीयता को स्वीकार कर मानव मुक्ति का मार्ग खोजती है तथा रचना को भाषिक सृजना मानकर काव्य भाषा के विश्लेषण पर विशेष बल देती है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। एक इस आलोचक की स्थापना है कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। ये कहते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है। हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देशों के साहित्य को देखना होगा, दूसरे देशों की दृष्टि से अपने साहित्य को नहीं। हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देशों के साहित्य को देखना, ये नहीं कि दूसरे देशों की दृष्टि से अपने वाले साहित्य को, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। तो मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। हजारी प्रसाद दृष्टि के बारे में शुक्ल जी बात करते हैं। चरम व्यक्ति ही प्रयोगवाद है। डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं कि चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद है। भक्ति आंदोलन एक जातीय आंदोलन और जनवादी आंदोलन है। कौन कहता है? तो भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी है, ऐसा रामविलास शर्मा जी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा कि मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में दो बातें हैं, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पड़कर हरि को भूल जाना। भक्ति काल में लोगों में प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति पाई गई। ये बाबू गुलाब राय ने कहा था कि मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में दो बातें हैं, तो आप आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्राप्त कर लेते हो या तो भोग विलास में पड़ के प्रभु को भूल जाते हो। ऐसा किसने कहा? बाबू गुलाब राय जी ने कहा था। भक्ति युग के आविर्भाव के संदर्भ में शुक्ल जी लिखते हैं कि राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी थी। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि बात अत्यंत उपहासास्पद है कि जब मुसलमान उत्तर भारत के मंदिर तोड़ रहे थे तो मुसलमानों के अत्याचार से यदि भक्त की भावधारा को उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में और फिर उसे उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई तो दक्षिण में। साहित्य मनुष्य की अंतर को उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर में अटाए नहीं हट सकता। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर में अटाए नहीं हट सका। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। उच्छलित आनंद के अतिरेक से उद्भूत सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। साहित्य संबंधी अवधारणा किसका है? तो आचार्य हजारी प्रसाद का। साहित्य संबंधी उपयुक्त अवधारणा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ये मानवतावादी आलोचक थे। इन चुनमुखी मानवता के अन्वेषक के रूप में जाना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं सूर साहित्य। तो सूर साहित्य 1930 में, हिंदी साहित्य की भूमिका 40, आदिकाल 52, कबीर 1941। आचार्य शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया। आचार्य शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना काव्य में रहस्यवाद 1929 निबंध को माना जाता है। शुक्ल का सर्वप्रमुख ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 है। नंद दुलारी वाजपेयी को समन्वयशील स्वच्छंदवादी एवं सौष्ठववादी आलोचक भी माना जाता है। डॉक्टर नगेन को रसवादी आलोचक। इनकी आलोचना में भारतीय और पाश्चात्य का समन्वय देखने को मिलता है।
और इनके अलावा साकेत एक अध्ययन रीतिकाल की भूमिका, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, रस सिद्धांत, साहित्य का समाजशास्त्र आदि इनकी रचनाएं हैं। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। कहाकार कविता की परिभाषा देने वाले कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। कविता की ये परिभाषा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दी है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 से 1938। रायबरेली के दौलतपुर गांव में हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुदित व मौलिक लघु 80 ग्रंथ हैं और इनकी प्रमुख कृतियां हैं काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज, अबला विलाप, देवी स्तुति शतक, सुरगौन ठिकाना नहीं और सरगोन रग ठिकाना नहीं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे कलि कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका, न प्रक्रियाओं पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है और न स्वीकारों की गतागत को पहले बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, बिच्छू से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत सभी चीज़ों पर कविता हो सकती है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष भी माना। आधुनिक युग के हिंदी आचार्यों व कवियों ने निम्नलिखित काव्य लक्षण भी दिए हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा होती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा होती है। हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो सद्विधान करती है उसे कविता कहते हैं। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी होती है ना। और सुमित्रानंद पंत लिखते हैं, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु व्यक्ति संबंध से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं कल्पना के ढांचे में डली हुई स्त्री की प्रेमा रूपा प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति, ऐसा बाबू गुलाब राय जी कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार की है? तो यहाँ पे देखिए संस्कृत निष्ठ हिंदी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी है। उन्होंने भाव और विषय के अनुसार भाषा का प्रयोग किया। उनकी भाषा के दो रूप दिखाई पड़ते हैं, एक प्रांजल व्यवहारिक, एक संस्कृत निष्ठ। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाओं में देखिए आलोचनात्मक में तो सुर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, नाथ संप्रदाय, साहित्य का मर्म, सहज साधना। और निबंध संग्रह में देखें तो अशोक का फूल 1948, विचार वितर्क 57, कल्पलता 51, कुटज 64, आलोक पर्व 72, विष के दंत, साहित्य सहचर, नाखून क्यों बढ़ते हैं। उपन्यास की बात करें तो बाण भट्ट की आत्मकथा 46, चारूचंद लेख 63, पुनर्नवा 73। तो जो बाण भट्ट की आत्मकथा है 46, चारूचंद 63, पुनर्नवा 73, अनामदास 76। शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे देखिए दिनकर का नाम दिया है, शुद्ध कविता की खोज। शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर की आलोचनात्मक कृति है। दिनकर की प्रमुख काव्य कृतियों में हुंकार है, कुरुक्षेत्र है, धूप चांद, धूप और धुआं, रश्मि रति, उर्वशी, हारे को हरिनाम, परशुराम की प्रतीक्षा। अन्य में देखें तो काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण। हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय किस कथाकार को जाता है? तो हिंदी में जो कथा विमर्श चर्चा में आया उसका श्रेय राजेंद्र यादव को जाता है। राजेंद्र यादव द्वारा स्त्री विमर्श आलोचनात्मक ग्रंथ आदमी के निगाह में औरत उत्तर कथा, अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य, इसकी वजह से चर्चा में आते हैं। लाला श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? तो बालकृष्ण भट्ट ने। बालकृष्ण भट्ट ने 1886 ईस्वी में हिंदी प्रदीप में लाला श्रीनिवास दास का संयोगिता स्वयंवर था, उस नाटक की सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की। बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का जनक भी माना जाता है। काव्य की अनुभूति की जटिलता चित्रवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं है बल्कि संवादी विषमवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित। ये कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है कि काव्य अनुभूति की जटिलता चित्रवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विषमवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर है। शुक्ल जी। रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद या कवि निराला जी का है। ये रामविलास शर्मा का कथन है। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद या कवि निराला का है। हिंदी नाटक उद्भव और विकास के बारे में बात करें तो हिंदी नाटक और उद्भव विकास के बारे में बात करें तो डॉक्टर दशरथ ओझा। इनके अन्य आलोचनात्मक कृति प्राचीन भाषा, नाटक, प्रगति और प्रभाव है। कविता की तीसरी आंखों के रचनाकार कौन है? तो प्रभाकर छोत्री है। कविता की तीसरी आंखों के रचनाकार प्रभाकर छोत्री। इनके अन्य आलोचनात्मक कृतियाँ कार्ययात्री है, कविता संवाद, रचना एक यातना, अतीत के हंस, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद की प्रासंगिकता, शमशेर बहादुर, मैं चलूं, कीर्ति से आगे आगे, अनित उसके हिस्से की, धूप, चितकोबरा, मृदुला घर की प्रमुख उपन्यास।
हिंदी आलोचना का इतिहास कौन से काल से माना जाता है? तो आधुनिक काल से। हिंदी आलोचना का इतिहास आधुनिक काल से माना जाता है। शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ। भारतीय हिंदू द्वारा रचित नाटक आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना माना जाता है। रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो रस सिद्धांत आलोचना ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं। इनके अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ सुमित्रानंदन पंथ, साकेत, एक अध्ययन, रीति काव्य की भूमिका, काव्य में उदात्तत्व चेतना के बिंब, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, देव और उनकी कविता, राम की शक्ति पूजा। कबीर के बीजक पर रची गई तृजया टीका किसकी है? तो ये जो है पूरन दास जी का है। कबीर के बीजक पर रची गई तृजया टीका के रचनाकार जो है ये पूरन दास है। जबकि जगजीवन, भगवान दास, पलटू साहब तीनों नामसंगत हैं। निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? तो कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान जो है इसके डॉक्टर नामवर सिंह हैं। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ छायावाद, कहानी, नई कहानी, दूसरी परंपरा की खोज आदि है। तो अन्य तीनों ग्रंथ रामविलास जी का है। यानी भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी रात और मार्क्सवाद। कविता के नए प्रतिमान सिर्फ नामवर सिंह का है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्त का नाम कविता है। ये किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ही कहा था कि अंतःकरण की जो वृत्तियाँ उनके चित्त का नाम कविता है। ये कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रसदशा होती है। हृदय की मुक्ता की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। आत्मा राम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी? तो आत्मा राम के छद्म नाम से जो है आत्मा राम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने की। आचार्य द्विवेदी ने अपने ग्रंथ भाषा और व्याकरण शीर्षक लेख में अनिश्चितता शब्द का प्रयोग किया। अनिश्चितता शब्द को लेकर बाल मुकुंद गुप्त आत्मा राम के छद्म नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना की। इसके बाद द्विवेदी ने सर्गो नरक ठिकाना नहीं शीर्षक में अल्लू अलहित छद्म नाम से इसका जवाब दिया। यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी उसकी परंपरा जल्द ना रुकती। ये किसने कहा था? ये शुक्ल जी ने कहा था। रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती तो आलोचना रचना के अर्थ का। ये कथन किसका है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ये कहते हैं कि रचना यदि जीवन के यथार्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। ये कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने ही किया। ये शुक्ल जी लिखते हैं कि समालोचना को सूत्रपात है तो भट्ट जी या चौधरी साहब। आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक चेतना संबंध मानवतावादी आलोचक है। नई समीक्षा, नए संदर्भ किसकी आलोचना कृति है? तो ये नए समीक्षा, नए संदर्भ डॉक्टर नगेंद्र का है। इनके अन्य आलोचनात्मक कृतियाँ हैं सुमित्रानंदन पंथ, साकेत, एक अध्ययन, रीति काव्य की भूमिका, रस सिद्धांत, नई साहित्य का समाजशास्त्र। तो यहाँ पे कुल 1600 क्वेश्चन जो है हिंदी गद्य साहित्य संबंधी हो गया। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं दूसरे चैप्टर में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।